अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में हमने पहले डिस्कस किया है एटॉमिक न्यूक्लियस को, आइसोटॉप्स को, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड रेडियो एक्टिविटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ के अंदर क्या है, देखें मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, मैं रिपीट करता चलूँ कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को आप आम अल्फाज में आप प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स नंबर को आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब अगर एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा हो तो आपके पास वो जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल एलिमेंट होता है, जो न्यूक्लियाई होता है वो आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये नेचुरल तौर पे रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ये रेडिएशंस जो एमिट हो रही होती हैं, ये रेडिएशंस एमिट होने के बाद कुछ एनर्जी उस एलिमेंट की कम हो जाती है तो वो अनस्टेबल एलिमेंट से स्टेबल होने की कोशिश करता है। अब जब वो रेडिएशंस को एमिट करता है तो उसके जो मैस पार्टिकल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आपके पास वो टाइम जिस टाइम के अंदर एक एलिमेंट अपने आधे एटम्स को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर दे। डिसइंटीग्रेट कहते हैं कि रेडिएशंस एमिट करने की वजह से उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का कम हो जाना। इंटीग्रेट कहते हैं इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट कहते हैं बिखर देना। जब आपके पास एलिमेंट्स नेचुरल तौर पर रेडिएशंस को एमिट करते हैं तो ये आपके पास रेडिएशंस एमिट करने के बाद इनका मैस कम हो जाता है, पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। वो टाइम जिस टाइम में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हाफ़ रह जाए एमिशन होने के बाद, रेडिएशन जब एमिशन होती है तो वो टाइम जिस टाइम में वो पार्टिकल्स आधे रह जाए उस टाइम को आप हाफ़ लाइफ कहते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। याद आपने ये रखना है कि ये किसी नेचुरल या केमिकल प्रोसेस से कंट्रोल नहीं होता। ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है ये नेचुरल होता है, ये किसी केमिकल या फिज़िकल इफ़ेक्ट से आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं, उनकी हाफ़ लाइफ याद रखनी है। प्लूटोनियम की रेडियो एक्टिव हाफ़ लाइफ आपने याद रखनी है जी के 24,000 ईयर्स ये हाफ़ लाइफ है इसकी। इसके अलावा बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं जिनकी अलग अलग हाफ़ लाइफ है, वो आप आगे जाके एक टेबल डिस्कस करेंगे जो आपने एज MCQs प्रिपेयर करना होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अपना हाफ़ लाइफ। द हाफ़ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ द पीरियड इन विच हाफ ऑफ एटम्स डीके। आप जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं वो नेचुरल तौर पर रेडिएशंस को एमिट करता है, वो टाइम जिसमें उसके एटम्स डिके होने के बाद हाफ़ रह जाए आप उसे हाफ़ लाइफ का नाम देते हैं। हाफ़ लाइफ जो टाइम टेकन फॉर वन हाफ़ लाइफ है आप उसे T1/2 जैसा कि डेफिनेशन में मेंशन है आप उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता ये है कि पहले एलिमेंट अपने आधे एटम्स को जो है वो डिके करता है, आधा रह जाता है, फिर उसका आधा होता है। जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक एलिमेंट के अंदर 100 एटम्स हैं तो वो पहली हाफ़ लाइफ के अंदर वो एटम्स को 50 कर देगा और सेकंड हाफ़ लाइफ में वो 50 को ज़ीरो नहीं करेगा, वो जो बच जाएंगे उसका हाफ़ होगा। जैसे 50 का हाफ़ 25 है, फिर नेक्स्ट हाफ़ लाइफ के अंदर वो 25 का हाफ़ होगा 12.5, फिर नेक्स्ट हाफ़ लाइफ के अंदर वो आपके पास हाफ़ होता जाएगा। तो ये इस तरह से हाफ़ होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 हाफ़ लाइफ के अंदर आपके पास एक एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा, नहीं। जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये कभी ख़त्म नहीं होते, याद रखना है आपने। ये हाफ़ होते जाएंगे और पॉइंट्स में जाना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड वो 0.0000 समथिंग में चले जाएंगे, लेकिन कभी भी कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसका फार्मूला है, अब आपने फार्मूला क्या याद रखना है कि डेल्टा N इज़ प्रोपोर्शनल टू N डेल्टा T। यहाँ पे माइनस जो है वो डिके मतलब के जो एटम्स आपके कम हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो लैम्डा है वो डिके कांस्टेंट है। तो डिके कांस्टेंट और इक्वल जब मिलता है तो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। तो डेल्टा N का रिलेशन है N के साथ।
मतलब कि जितने नंबर ऑफ़ एटम्स किसी एलिमेंट के ज़्यादा होंगे उसमें जो डिके हो रहे होंगे एटम्स वो भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर 1000 एलिमेंट है तो उसके हाफ़ लाइफ में जो डिके एटम्स होंगे वो 500 होंगे। अगर हमारे पास जो है वो 10 एटम्स है किसी एलिमेंट में तो डिके भी कितने होंगे उसके हाफ में 5। मतलब कि ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के जितने ज़्यादा होंगे तो डिके भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो n के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आपने रिलेशन याद रखना है डेल्टा टी के साथ कि जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा उतने ज़्यादा एटम्स क्या होंगे, डिके होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि एक हाफ़ लाइफ है तो डिके एटम जो है वो 50% है, 2 हाफ़ लाइफ हैं तो डिके एटम्स जो है वो 75 पे चले गए हैं। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो डिके एटम्स हो रहे हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपके पास साथ में कांस्टेंट आता है लैम्डा। लैम्डा यहाँ डिके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिके कांस्टेंट जो है वो आपके पास कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन भी इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन एटम्स पर यूनिट टाइम डेल्टा एन बाय एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। यहाँ से डेफिनेशन बनाई जा सकती है फ्रैक्शनल चेंज इन एटम्स पर यूनिट टाइम। ये आपके पास डिके कांस्टेंट की आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना है आपने। उसके बाद है अगला एक एक्सप्रेशन है कि जो कि आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं n, उसका एक आपने रिलेशन याद रखना है जो कि इक्वल है डेल्टा n 1/2 रेज़ टू पावर t। ठीक है, डेल्टा n रेज़ टू पावर t ये याद रखना है। वो आगे t 1/2 ये नहीं याद, ये गलत लिखा हुआ है। सिर्फ आपके पास एक्सप्रेशन आपने याद रखना है n इज़ इक्वल टू डेल्टा n 1/2 रेज़ टू पावर t। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि कितने हाफ लाइफ के बाद कितने रिमेनिंग एटम्स बच गए हैं आपके पास, कितने एटम्स डिके हो गए हैं, कितने अनडिकेड हैं। तो अनडिकेड एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला तीसरे वाला यूज़ किया जाता है। अभी जो बात मैंने अभी आपसे की है कि जो हाफ़ लाइफ है, हाफ़ लाइफ में आपके पास अगर एक हाफ़ लाइफ होती है तो एटम्स जो हैं वो 50% जो है वो डिके हो जाते हैं। सेकंड हाफ़ लाइफ में एटम्स जो हैं वो उसके भी 50% मतलब 25 रह जाते हैं। और इसी तरह से जो हाफ़ लाइफ्स गुजरती जाती हैं और एटम्स जो हैं वो डिके होते जाते हैं, लेकिन एट द एंड कभी भी ये ख़त्म नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? कहता द फिनोमिना बाय विच इवन लाइट एलिमेंट आर मेड रेडियो एक्टिव बाय बम्बार्डिंग अ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। कहते हैं वो जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं आप फिर उन्हें भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। अब आर्टिफिशियल तरीके से आप कैसे बना सकते हैं एक स्टेबल एलिमेंट से अनस्टेबल? अब अगर आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स उस पर फेंकते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो एलिमेंट होंगे उसके एटम्स भी एक्साइटेड हो जाएंगे, वो भी अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल मेथड से आप किसी भी स्टेबल एलिमेंट को अनस्टेबल एलिमेंट बना सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि जिस तरह से आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स है वो साथ रेडिएशंस एमिट करते हैं और रेडिएशंस एमिट करते साथ साथ वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हाफ लाइफ्स आपने याद रखनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होती है, ये यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, जैसे लास्ट पे लेड है, ये स्टेबल एलिमेंट है। प्लोनियम जो है ये अनस्टेबल, इसकी हाफ लाइफ 140 डेज़ है। बिस्मथ की हाफ लाइफ 5 डेज़ है। इस तरह से बाकी सारी एलिमेंट्स की आपने याद रखनी है कि हाफ लाइफ्स क्या है। आगे एमसीक्यू लिखा हुआ जी, अ सैंपल ऑफ आयोडीन 131 हैज़ एन ओरिजिनल मास ऑफ 16 ग्राम, हाउ मच विल रिमेन इन। यहाँ पे आगे मेंशन नहीं हो रहा क्या है। यहाँ पे बहरहाल इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे जो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स देंगे और आपके पास हाफ़ लाइफ देंगे, टोटल हाफ़ लाइफ देंगे, टोटल टाइम देंगे। वहाँ से आपने उनकी रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं जिनका बेसिक फार्मूला ये ऊपर मेंशन है जो फार्मूला नंबर 3 है, n इज़ इक्वल टू डेल्टा n 1/2 की पावर t। ठीक है, मज़ीद इसके एक्सप्रेशन आगे आएंगे जो इस रिलेशंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। वो आपके पास आपने कुछ एक्सप्रेशंस याद रखने हैं जो कि हैं, एक एक्सप्रेशन आपने याद रखना है कि टोटल टाइम कैपिटल T इज़ इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 1 हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स। दोबारा मैं बोलता हूँ, इसका आपको जो प्रैक्टिस शीट है वो ग्रुप में भी मैं सेंड कर देता हूँ इन एमसीक्यूज़ की कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो उस प्रैक्टिस शीट पे मैंने मेंशन किया है, वो भी आपको आ जाती है। फार्मूला दोबारा अगेन सुन लें। फार्मूला है कैपिटल T जिसे आप टोटल टाइम कहते हैं इक्वल होगा टाइम टेकन फॉर 1 हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स।
इससे आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स के लिए आ जाता है आपके पास। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि किसी जगह पे रेडिएशंस हैं या नहीं हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा हुआ है, कहता है एज द पार्टिकल पासिस थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इट लूजेस एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द मैटर। कहता है अगर आप जिस तरह से आप लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 19 के अंदर कि जब आप एक्स रेज गैमा रेज को एटम्स के ऊपर फेंकते थे तो वो एटम्स को जो है वो जाकर टकराती थी, तो एक कोलिजन शो होती थी। कोलिजन से आपके पास बाज़ एटम टूट जाता था, बाज़ वो डाइफ्रैक्ट हो जाता था। जो आपके पास कॉम्पटन इफ़ेक्ट था उसमें आपके पास एटम डाइफ्रैक्ट हो जाता है, और जो पेयर प्रोडक्शन है उसमें एटम टूट जाता है। तो आने वाली रेडिएशंस का पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि उन रेडिएशंस को किसी मैटर के ऊपर फेंकते हैं, और मैटर जब आयोनाइज हो जाता है या एक्साइटेड हो जाता है तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे कुछ रेडिएशंस आ रही हैं। अब जो डिपेंडेंस है वो आपने याद रखनी है, वो है चार्ज, मास एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। किस चीज़ की डिपेंडेंस है? ये डिपेंडेंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि आपके पास जो रेडिएशंस आ रही हैं उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, और जो आगे पार्टिकल है उसका चार्ज क्या है, मास क्या है, और आपके पास उसकी एनर्जी क्या है। ये दोनों मैटर करते हैं, सिर्फ एक की नहीं। उसके बाद आ जाता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब कि जिस मीडियम में से आप रेडिएशंस को पास करवा रहे हैं उस मीडियम की डेंसिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो आपके पास कोई इस तरह का पार्टिकल है जो डेंसर है, जो थिक है, तो वो देखें थिक पार्टिकल्स में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो जब रेडिएशंस उन मॉलिक्यूल से टकराएंगी तो वो खुद ब खुद जो है ना उस पार्टिकल से टकराने के बाद उससे भी आयोनाइज करने की कोशिश करेंगे, उससे भी एक्साइटेड करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है हवा के अंदर भी आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब रेडिएशन उनसे टकराती है उन्हें भी एक्साइटेड करने की कोशिश करती है। तो ये आपने याद रखना है कि डेंसिटी भी मैटर करती है कि जिस मीडियम में से आप रेडिएशंस को भेज रहे हैं। उसके बाद आता है रेंज, द डिस्टेंस विच आ रेडिएशंस कवर्स इन अ मैटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखें रेडिएशंस को आपने फेंका है, वो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम से टकरा रही हैं जो भी उस मीडियम के अंदर हैं। जब वो टकराती है ना तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता है और वो रेस्ट पे आ जाती है। तो वो जितना डिस्टेंस कवर कर पाती है आप उसे रेंज का नाम देते हैं। उसके बाद आता है जी इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मैटर। अब इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मैटर क्या है? कहता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल एक मैसिव पार्टिकल्स है। मैसिव पार्टिकल क्यों होते हैं? ये इसलिए मैसिव पार्टिकल होते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ एटम्स, इनमें जो आपके पास प्रोटॉन है, देखें हीलियम पार्टिकल आपको पता है कि जिसे आप अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। हीलियम पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर होता है 4। एटॉमिक मास नंबर 4 होने का मतलब है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। और इसके अलावा जो बीटा रेडिएशंस होती हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ आपके पास एटॉमिक नंबर 0 है उसका, और चार्ज नंबर 1 है, तो एक ही प्रोटॉन है उसमें। तो मतलब ये जो हीलियम पार्टिकल है इसमें आपके पास 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होने की वजह से ये मैसिव भी है और इसके पास चार्ज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मैसिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये 700 टाइम्स आलमोस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। कहता है इट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द मैटर काजिंग इंटेंस आयोनाइजेशन। जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन बनती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से बनती है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? दोबारा सुने, ज़्यादा चार्ज, जब ज़्यादा चार्ज वाला ऑब्जेक्ट किसी भी मैटर से टकराएगा वो उसे भी ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेगा। जब वो ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेगा तो आपके पास आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद आता है बीटा पार्टिकल्स। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट को कम आयोनाइज कर पाते हैं। कम आयोनाइज क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत बीटा पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज कम होता है। और जो गैमा रेडिएशंस होती हैं ये तो न्यूट्रल होती हैं, तो न्यूट्रल रेडिएशन जो है वो किसी भी एटम से बहुत कम इंटरेक्ट करती हैं, तो गैमा रेडिएशंस को आप जो है ना वो बहुत कम डिटेक्ट कर पाते हैं। अगली बात आ जाती है कि वेज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि आपके पास इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, आपने चैप्टर 19 में ये तीनों प्रोसेस किए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन।
इसमें आपके पास रेडिएशन जब 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपके पास कम रेडिएशन वाली एनर्जी चाहिए होती है। जैसे सोलर सेल है, सोलर सेल में आम जो लाइट है आप वो यूज़ करके उसे जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो फिर आप लाइट नहीं बना पाएंगे। फिर क्या होगा, ज़्यादा हैवी एनर्जेटिक लाइट्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, वो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देते हैं। हैवी एनर्जेटिक रेज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में आपके पास हैवी एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है फ्लोरेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्बिंग ग्रेडियंट एनर्जी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिस तरह आपने डिस्कस की थी सीआरओ में भी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं उनसे वो एक पिक्चर शो करते हैं, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो जब टकराते हैं तो वो एक पाथ फॉलो कर जो भी पाथ वो फॉलो कर रहे होते हैं उसे दिखा देते हैं। तो इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद मैटर, न्यूट्रॉन्स को आप ये कह सकते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स से भी कम जो है वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। तो इनका ये होता है कि ये आयोनाइजेशन एबिलिटी और पेनिट्रेटिंग आयोनाइजेशन एबिलिटी कम रखते हैं, तो इन्हें डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आपको शो किया गया है। इस टेबल को आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे डिफरेंट जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। नेचर कैसी है जी, अल्फ़ा पार्टिकल्स में सबसे पहले आपको पता है, मैंने अभी बताया, जो हीलियम पार्टिकल होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास, उसके बाद आ जाती है बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स में 2 तरह की बीटा पार्टिकल्स होते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन रेज होती हैं और एक आपके पास जो है वो प्रोटॉन रेज होती हैं, जिसे आप पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स रेज कहते हैं। ठीक है, बाकी आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है। इनकी आयोनाइजेशन एबिलिटी की सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा पार्टिकल की 10⁻⁴ में, उसके बाद आती है बीटा पार्टिकल्स में 10⁻² में, उसके बाद आ जाती है गैमा में, वो 1 है। रेंज यहाँ पे मेंशन है कि जी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है चूँकि ये ज़्यादा आयोनाइजेशन एबिलिटी रखती है तो इसकी रेंज कम होगी, तो ये सेंटीमीटर्स में होती है। बीटा पार्टिकल्स चूँकि कम एनर्जी पार्टिकल है और इसकी रेंज ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पार्टिकल है वो गैमा रेडिएशंस वाला है, जिसकी रेडिएशंस जो है वो दूर तक चले जाती हैं। तो ये इन्वर्स स्केयर लॉ फॉलो करता है, जितनी ज़्यादा रेडिएशंस होंगी उस हिसाब से वो डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद अब्जॉर्प्शंस के आपने याद रखने हैं कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल होती है चूँकि वो जल्दी आयोनाइज कर देती है ऑब्जेक्ट को, इसलिए वो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो होती है उसकी कम होती है, मतलब कि क्रॉस कर जाना किसी भी मीडियम को, उस एबिलिटी को कहते हैं पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, वो कम होती है। यहाँ पे इस टेबल में मेंशन है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी एबिलिटी एक पेपर तक होती है, जो बीटा पार्टिकल्स होती है ये एलुमिनियम शीट तक है, और जो गैमा रेडिएशंस हैं वो जाके लेड शीट से टकराएंगी तो फिर रुकेंगी। एनर्जी स्पेक्ट्रम आपने याद रखना है किस तरह का है, स्पीड इनकी याद रखनी है आपने कि कितनी कितनी है। तो ये एक आपके पास इंफॉर्मेटिक टेबल है जो आपने याद रखना है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर वर्कशीट सेंड करता हूँ। इंशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच।